दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाई मोटर पावर फैक्टर इज नॉट वन। दोस्तों, अगर आपसे इंटरव्यूअर ये पूछता है कि क्या आप मोटर का पावर फैक्टर एक कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे हाँ कर सकते हैं तो वो पूछेंगे कैसे। अगर आपका जवाब ना में है, अगर आप कहते हैं नहीं हो पाएगा तो क्यों नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही समझेंगे डिटेल में कि मोटर का पावर फैक्टर एक क्यों नहीं हो सकता है, वो हमेशा लैग ही क्यों करता है, लीड क्यों नहीं करता है। तो दोस्तों, बनी रही वीडियो में लास्ट तक। और आज के इस वीडियो में बहुत ही छोटा वीडियो है दोस्तों। ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या जवाब देना है इंटरव्यू में, इस वीडियो में पूरा आपको क्लियर बताया जाएगा। दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, नॉर्मली जो इंडक्शन मोटर होता है उसका पावर फैक्टर आप मोटर के नेम प्लेट पे चेक करेंगे या फिर उसका पावर फैक्टर हमेशा 0.8 से 0.7 रहता है। आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा, आपने मोटर के नेम प्लेट पर भी आपने देखा होगा कि मोटर का पावर फैक्टर हमेशा 0.8 से 0.7 रहता है। ऐसे नॉर्मली आपको हर मोटर पर 0.8 मिलेगा, आपको 1 या फिर 0.9 आपको नहीं मिलेगा, हमेशा आपको 0.8 ही मिलेगा। तो नॉर्मली जो 3 फेज के मोटर होते हैं इनका पावर फैक्टर 0.8 रहता है। अब इंडस्ट्री में लोड 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। जो जितने भी इंडस्ट्री में या फिर घर में जितने भी लोड होते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अनुसार। पहला होता है इंडक्टिव लोड, दूसरा होता है कैपेसिटिव लोड और तीसरा होता है रेजिस्टिव लोड। दोस्तों, रेजिस्टिव लोड में हमारे क्या आते हैं, जो चीज़ हमारे हीटर होते हैं, बल्ब होते हैं, जो चीज़ गर्म होकर लाल हो जाती है, यानी है कि हमारे हीटर हो गए, बल्ब हो गए, ये सब हमारे रेजिस्टिव लोड में आते हैं। कैपेसिटिव लोड में हमारे कैपेसिटर ये सब आते हैं। और जो मोटर होता है वो इंडक्टिव लोड में आता है। ये सब चीज़ तो आपको पता होगा, आपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा कि जितने कॉइल होती है ये सारे इंडक्टिव लोड में आते हैं। इनका पावर फैक्टर हमेशा 0.8 से 0.7 रहता है। ये हमेशा लैग करता है, लीड कभी नहीं करता है। इनको लीड कराने के लिए सब स्टेशन में या पावर कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं। इस कैपेसिटर बैंक से पावर फैक्टर को हम हमेशा एक लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बहुत कम रहता है, ये 0.9 तक जाता है, एक बहुत कम रहता है। ठीक है, लेकिन तब भी हम कोशिश करते हैं कैपेसिटर बैंक का यूज़ करके कि हमारा पावर फैक्टर एक रहे या फिर 0.9 रहे। ज़्यादा अगर पावर फैक्टर हमारा कम रहेगा तो उतने ही ज़्यादा हमारे इंडस्ट्री में लॉसेस होंगे, हमारे जो सिस्टम होंगे उनका स्मूथ नहीं चलेंगे, उनकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो हमारे सिस्टम, हमारे मशीन, मोटर, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं वो स्मूथली काम करें, उनका इफिशियंसी पूरा हमको मिले, 80 से 90% का हमको इससे वर्क हम इससे कर पाएँ। इसीलिए पावर फैक्टर को हमेशा एक रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडक्टिव लोड ऐसा होता है इंडस्ट्री में कि इसका पावर फैक्टर कभी भी यूनिट नहीं हो सकता है। तो इसका कारण ये होता है, जैसे हमारा रजिस्टिव लोड हो गया, रजिस्टिव लोड में जो पावर फैक्टर हमारा होता है वो एक रहता है। कैपेसिटिव लोड में भी हमारा पावर फैक्टर हमेशा एक रहता है, लेकिन इंडक्टिव लोड में हमारा पावर फैक्टर 0.8 रहता है। रजिस्टिव लोड में जैसे हमारा हीटर हो गया, तो रजिस्टिव लोड में जो वर्क करता है उसका मेन काम जो होता है वो एक्टिव पावर करता है। एक्टिव पावर का ही काम होता है, क्योंकि हीटर रेजिस्टिव लोड में आता है तो हीटर का काम होता है गर्म होना। तो जो पूरी एनर्जी वेस्ट होती है वो एक्टिव पावर की ही वेस्ट होती है, इसमें ओनली एक्टिव पावर ही काम करता है। और कैपेसिटिव लोड में दोस्तों आपको पता है कैपेसिटिव लोड होता है तो इसका पावर फैक्टर हमेशा 8 तो बना रहता है। इसीलिए कैपेसिटर बैंक भी हम लगाते हैं, जिनकी माइक्रोफैराड में नहीं होके ये केवीएआर में होती है। ठीक है, तो हीटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हीटर में एक्टिव पावर ही वर्क करता है, ना कि आपका रिएक्टिव पावर ही वर्क करता है। ठीक है, अब दोस्तों बात मोटर की आती है। मोटर में क्या होता है कि इसमें एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों ही काम करते हैं। मोटर दोस्तों, एक हमारा इंडक्टिव लोड में एक हमारा मोटर ही ऐसा होता है कि जो दोनों तरह के ऊर्जा को कंज्यूम करता है, एक्टिव एनर्जी और रिएक्टिव एनर्जी, इसमें दोनों चीज़ें काम होते हैं। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा हीटर हो गया, हीटर का काम होता है ओनली हीट को प्रोड्यूस करना, इसका और कोई काम नहीं होता है। हीटर का काम ओनली हीटर को प्रोड्यूस करना। लेकिन मोटर का काम होता है, इसके दो काम होते हैं। पहला होता है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना और दूसरा होता है मोटर को घुमाना। ठीक है, अब दोस्तों मोटर का मेन काम होता है कि रोटर को उससे घुमाना, जिससे हम इससे यांत्रिक लोड ले सकें, हम किसी मशीन को या फिर किसी उपकरण को चला सकें।
तो जो हमारा मोटर का मेन पर्पस होता है, जिस वजह से हम लगाते हैं कि इसका रोटेशन हमेशा बना रहे, और मोटर को रोटेशन कराने के लिए इसमें रिएक्टिव एनर्जी होती है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, वो रिएक्टिव कारण होता है। लेकिन जो मोटर घूमता है, ये एक जो मोटर घूमेगा वो एक्टिव एनर्जी के कारण घूमता है। तो मोटर का ना तो काम ये है कि इसको हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना, और ना ही इसका काम होता है मोटर को घुमाना। मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है मेन कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा मेंटेन रखना। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा मेंटेन रहेगा तो मोटर हमारा प्रॉपरली घूमता रहेगा। अब एक्टिव एनर्जी और रिएक्टिव एनर्जी, तो इसमें रिएक्टिव एनर्जी का काम होता है कि मोटर में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना, और एक्टिव एनर्जी का काम होता है कि मोटर घुमाना। जो मोटर के अंदर रोटर लगे होते हैं, तो रोटर का काम होता है घूमना, और मोटर का काम ये नहीं होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होता है कि जो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन रखना। तो ये काम करता है रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर जो होता है ये मोटर के रोटर को घुमाना। अब यहीं पर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाता है। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के बीच में डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर को लैग करता है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों ही एक साथ काम करते हैं, वहाँ पर इंडक्टिव लोड और आपका रेजिस्टिव लोड एक दूसरे को लैग करते हैं। तो इसी कारण मोटर जो होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करता है। इसको कभी भी यूनिट या फिर एक नहीं किया जा सकता है। इसका यूनिट या एक करना बहुत ही मुश्किल है, और ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हीटर में ओनली एक ही पावर काम करता है, ओनली एक्टिव पावर। लेकिन जो हमारा मोटर होता है, मोटर में रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर दोनों वर्क करते हैं। ये डिफरेंस को हम पावर फैक्टर हमारा कम हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।